बहुत आपका धन्यवाद श्री सी राय जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सारे वरिष्ठ सहयोगी और यहाँ पर आए हुए मीडिया के सारे साथियों को मेरा नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिस पर आपका और आपके माध्यम से इस देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना हमारा लक्ष्य है और इस मुद्दे को सारी कांग्रेस पार्टी लेकर जनता के बीच में जा रही है। इस मुद्दे को स्वयं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पुरजोर तरीके से उठाया। ये बात है जय जवान के उस नारे की जो इस देश में क्रांति लेकर आया था। ये बात है जय जवान के उस उद्घोष की जो आज भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे नमन करता है और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को कम आंकना, उनके साथ धोखा करना, उस पर जालसाजी करने का जो काम अग्निवीर जैसी योजनाओं ने किया है, उसके खिलाफ एक युद्ध छिड़ गया है और वो युद्ध उस अन्याय के खिलाफ है जो इस देश के युवा और अब इस देश की सैन्य बल को भी झेलना पड़ रहा है। और न्याय के इस महासंग्राम की कुछ रूपरेखा आपके सामने मैं लेकर आई हूं। 3 सुर्खियां बोल देती हूं, उसके बाद डिटेल में बात कर लेंगे। अग्निवीर जो योजना लाई मोदी सरकार, उसमें तमाम खामियां हैं। 4 साल के बाद उन लोगों का क्या होगा? आपने तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कैसे कैसे लोगों को उसमें डाला जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन करीब 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे एग्जाम पास करने थे, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे लेवल पर है और इसीलिए जो 10 साल से अन्याय और बेरोजगारी का दंश इस देश में सहा है, इसमें जय जवान अभियान की शुरुआत करनी जरूरी होगी और उसका घोष खुद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 31 जनवरी को करके दिया। ये राष्ट्रव्यापी महासंग्राम, एक महाअभियान है, जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। और अब मैं इसके बारे में जो चीजें हुई है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये अभियान उन लोगों के लिए, उनकी दुर्दशा के लिए, उनके अन्याय के खिलाफ है। वो 1.5 लाख जिन्होंने 2019 से 2022 के बीच में नियमित भर्ती के तहत 3 गौरवशाली सैन्य बलों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना में जिनका चयन हो गया था, उनकी स्वीकृति हो गई थी। सारी प्रक्रियाओं के बावजूद उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई और अचानक सशस्त्र बलों पर यह थोप दिया गया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आर्मी के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री नारायण जी ने खुद कहा है, किताब में इसका जिक्र किया है और कहा है कि कैसे वो स्तब्ध थे कि ऐसी योजना थोपी गई और वो स्तब्ध थे कि ये सिर्फ भारतीय सेना पर नहीं, नौसेना और वायुसेना पर भी थोपी गई। और वो ये सोचकर सुनकर भी स्तब्ध थे कि कैसे जहां पर 75% लोगों को रिटेन करना था, महज 1/4 25% लोगों को रिटेन करने की इस योजना को प्रारूप दिया गया। तो इसका विरोध सैन्य बलों के अंदर से हो रहा है क्योंकि ये भारतीय सेना के पराक्रम के साथ खिलवाड़ है। और इस अभियान के तहत हमारी 2 महत्वपूर्ण मांगे। हमारी पहली और बहुत बड़ी मांग है कि जो 1.5 लाख लोगों को आपने वंचित किया, जिन्होंने टेस्ट पास किए, जिन्होंने इंटरव्यू पास किए, जिनका मेडिकल प्रशिक्षण भी हो गया था, उनको जो आपने वंचित किया, उनकी तुरंत आप बहाली कीजिए और पुरानी नियम कानून पर कीजिए। और हमारी दूसरी और बड़ी मांग, और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, देश के युवाओं की मांग है, उन लोगों की मांग है जो लगातार राहुल जी से, लगातार हम लोगों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं कि रक्षा बलों में पुरानी भर्ती प्रणाली जो है वो वापस बहाल की जाए। ये मखौल है देश की रक्षा के साथ, देश के सैन्य बलों के साथ। एक रूपरेखा है, टाइम टेबल है। इस पूरे महायोजन को 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। जो पहला चरण था वो जनसंपर्क का था, जिसका लक्ष्य था 30 लाख परिवारों तक पहुंचना। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये चलेगा। इसके लॉन्च के पूर्व की कुछ गतिविधियां आपको बता देना चाहती हूँ। बहुत सारे सैनिक करीब 300 से ज्यादा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में गए,
उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित किया, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को, प्रेस के साथियों को संबोधित किया और अग्निवीर की खामियां बताई और ये गुहार लगाई कि आप पुरानी भर्ती प्रणाली को वापस लाइए। इसका दूसरा चरण सत्याग्रह है और अधिक से अधिक उन युवाओं के परिवारों तक पहुंचना है, जानकारी इकट्ठा करना है और उनको इस अभियान के बारे में अवगत कराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रक्षा परिवारों को न्याय पत्र, एक फॉर्म को हम भेज रहे हैं, वितरित किया जाएगा और उनको इस आंदोलन में शामिल होने के लिए हम आह्वान देंगे और आह्वान दिया भी जा रहा है। न्याय पत्र के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान भी किया जाएगा और इसकी सारी जानकारी डिजिटल रूप में सरकार के सामने, डिजिटल रूप में नीति निर्माणकर्ताओं के सामने रखी जाएगी और न्याय पत्र का स्टिकर जो लोग इसमें, इस महाअभियान में, इस महासंग्राम में, इस महायज्ञ का हिस्सा बनते हैं, उनके घरों पर एक न्याय स्टिकर लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक जंतर मंतर पर दिल्ली, जो कि जहां पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जहां पर लोग अपनी आवाज उठाते हैं, जंतर मंतर पर हमारा जो पूर्व सर्विसेजमैन का सेल है, जो पूर्व सेना के अधिकारियों का, सशस्त्र सेना बलों का सेल है, उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया और उसकी थोड़ी सी असलियत आपके लिए जान लेनी जरूरी है, क्योंकि ये सरकार जो फर्जी बातें करती है उसकी असलियत जान लीजिए। कर्नल रोहित चौधरी उस सेल के, उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, उन लोगों को जब वहां पर जगह नहीं मिली तो उन्होंने उपराष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, अनुरोध किया, उनके घर में 6 फरवरी को 150 युवाओं के साथ कर्नल रोहित चौधरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो सरकार की काम और सरकार की कर्तव्य और सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि जिस व्यक्ति ने देश की यूनिफॉर्म, सेना की यूनिफॉर्म पहनकर अपने छाती पर गोली को खाना स्वीकार किया, उसके खिलाफ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च करी और उनको गिरफ्तार किया। लेकिन इससे क्या हमारे हौसले टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपने अगले चरण की बात करेंगे। 5 मार्च से 10 मार्च सभी शहरों में धरना दिया जाएगा, समन्वय समिति का गठन होगा। ये धरना ज्यादातर शहरों में शहीद चौक या महात्मा गांधी चौक होता है, वहां पर दिया जाएगा, वहां पर आयोजित किया जाएगा और सभी जिलों में 50 किलोमीटर तक पदयात्रा निकालने का हमारा लक्ष्य है। 17 मार्च से 20 मार्च की जो अवधि है, जब हमारी यात्रा समापन की ओर होगी महाराष्ट्र में, मुंबई में, 17 मार्च से 20 मार्च तक इस देश के हर जिले में एक पदयात्रा सिंबॉलिक निकाली जाएगी 50 किलोमीटर की, जिससे लोगों के बीच इस सेना की अवमानना का, सेना के इस अपमान का, युवाओं के भविष्य का, सेना के अपने भविष्य का, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो मैसेज जरूर जाए। हम एक मिस्ड कॉल नंबर यहां से आपके माध्यम से जारी कर रहे हैं, उसको मैं पढ़ देती हूँ। 9999812024। मैं फिर से बोल देती हूँ, 9999812024 और जैसा कि यूपी की भाषा में बोला जाता है 9999812024। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल दी जा सकती है, अन्यथा आप jayjawan.in JAYJAWAN.in पर लॉगिन करके भी अपना समर्थन हमें दे सकते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। वो सेना जो सियाचिन की बर्फीली पहाड़ों पर बैठकर सुनिश्चित करती है कि हम और आप यहां पर बैठकर बात कर सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। उन मां बापों के आंसुओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है जिनके बच्चों के शव तिरंगे में लिपट कर वापस आते हैं। उस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता कि जब पिता घर से बॉर्डर के लिए निकलता है तो उसको पता नहीं है कि वो वापस अपने बच्चों को देखने के लिए आएगा भी कि नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने प्रमुख, जो सेना प्रमुख श्री मनोज मुकुंद नरवाणे थे, उनकी किताब का जिक्र किया, जहां पर वो कहते थे कि वो हतप्रभ थे
पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि आकांक्षाओं को कुचलने का यह जबरदस्त काम हुआ है। और क्या क्या इसमें इन अग्निवीरों को नहीं मिल रहा है उसका जिक्र कर लेना जरूरी है। इस अग्निपथ में चयनित युवाओं को नियमित सैनिकों से कम वेतन मिलता है। इनका मासिक वेतन करीब 21,000 रुपए है और सैनिकों को 45,000 मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शहीद नहीं होते। अभी आपने देखा कि कैसे 22 साल तक अग्निवीर शहीद हुआ और उसकी मां का क्या हाल था। मेरे ख्याल से अभी सार्वजनिक रूप से 2 अग्निवीरों के शहीद होने की भी खबर आ चुकी है और इस देश की सुरक्षा में वो लोग शहीद हुए। एक नियमित सेना के जवान को 15 साल तक पूरा वेतन मिलता है। उसकी पेंशन उसके जीवन काल तक होती है। अग्निपथ में चयनित युवा के परिवार को तब तक लाभ मिलता है जब तक पत्नी और माता पिता जीवित हैं। अग्निपथ में चयनित युवा को चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। 15 साल तक फुल पे रिटायरमेंट जो बाकी लोगों को मिलता है वो नहीं मिलता है। एक सैनिक की शहादत पर 75 लाख इंश्योरेंस का दिया जाता है वो नहीं मिलता है। 55 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया अमाउंट राशि नहीं मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। सीएसडी फैसिलिटी नहीं मिलती है। सभी तरह के मिलिट्री बेनिफिट और जो बाकी प्रावधान सरकार अनाउंस करती है वो नहीं मिलती है। 4 साल के बाद क्या किसी ने ये चिंता जताई है कि अग्निवीरों का क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है कि ये भी रोजगार एक्सचेंज के बाहर बेरोजगारी का तख्ता लेकर खड़े रहेंगे? क्या किसी ने ये सोचा है कि सैन्य प्रशिक्षण इन अग्निवीरों का आगे क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है? तो हमारा अपना मानना है कि तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस स्कीम पर प्रश्न लगे हैं। और इसलिए प्रश्न लगे हैं क्योंकि इस देश का एक बड़ा वर्ग सैन्य बलों की ओर, पुलिस सर्विसेज की ओर, अर्धसैनिक बलों की ओर आकर्षित होता था। लेकिन एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी और उस आंकड़े ने मुझे चौंका दिया। 2000 और ये आरटीआई का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है। 2022-23 में सैन्य बलों में आवेदन देने वालों की संख्या 34 लाख थी। 23-24 में वो घट के 10 लाख हो गई। क्योंकि सबको पता है कि इस फर्जीवाड़े से ना तो रोजगार मिलने वाला है और 4 साल बाद जब आप बेरोजगार हो जाइएगा तो सरकार आपके हाथ में कटोरा थामने का काम करेगी। ये कितना बड़ा माहौल है उस देश में जहां पे 60% लोग युवा। ये कितना बड़ा माहौल है उस देश में जहां पर बेरोजगारी 45 साल की सबसे चरम सीमा पर है। 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे, 2022 में 4 करोड़ बेरोजगार है। 3 में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी की तलाश है। ग्रेजुएट की अनएम्प्लॉयमेंट दर 43% है इस देश में। हर 2 घंटे में इस देश में 1 बेरोजगार व्यक्ति आत्महत्या करता है। हर घंटे 2 बेरोजगार व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यापक समस्या का एक छोटा सा रूप है, लेकिन क्योंकि यह देश की सेना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह देश के सैन्य बल से जुड़ा हुआ है, इसको पुरजोर तरीके से रखना हम सबका काम है और वही हम जय जवान के इस महासंग्राम से कर रहे हैं। आप अगर सुओ मोटो पहले इस पर सवाल पूछ ले तो मैं उसका बहुत स्वागत करूंगा। 163 अगस्त 2019 दिसंबर 2023 के बीच में 163 सुरक्षा कर्मियों की, जाबाजों की, सैन्य बलों की शहादत हुई। 163। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री मोदी, मणिपुर 8 महीने से ऊपर चल रहा है। 8000 के 2 हवाई जहाज है मोदी जी के पास। 8 मिनट के लिए मणिपुर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है? 78 दिन के बाद एक 92 वीडियो पर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। क्या कह रही है डबल इंजन की सरकार? वहां पर तो भारतीय सेना और वीरेंद्र सिंह की पुलिस में मुठभेड़ हो रही है। भारतीय सेना के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो देश की जो आंतरिक स्थिति है, जिस तरह से नक्सलवाद
जिस तरह से मणिपुर में मैं आपको बताया, जिस तरह से कश्मीर में गिन गिन कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है और सुरक्षा बलों को की शहादत हो रही है आतंकियों के हाथे, मोदी जी चुप रहते हैं। चुप रहते हैं क्योंकि आधा सच और पूरा झूठ जब बोलते हैं तो इन सब बातों पे जिक्र नहीं करते हैं। 4 साल बाद अगर आपके परिवार का कोई लड़का अग्निवीर आज बना है, वो 4 साल बाद क्या करेगा? क्या किसी के पास, इस सरकार के पास जवाब है? इस सरकार के मंत्री के बच्चे हार्वर्ड जाएंगे पढ़ने, वो बॉस्टन जाएंगे, वो कैम्ब्रिज जाएंगे, वो ऑक्सफोर्ड जाएंगे, और आपके बच्चे अग्निवीर बनेंगे 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद उनको कटोरा थमा दिया जाएगा। अगर इतनी अच्छी अग्निवीर की योजना है तो मोदी सरकार के हर मंत्री का लड़का आए अग्निवीर में, वो बजट मारेंगे, वो मलाई चाटेंगे सत्ता की, हमारे बच्चे अग्निवीर बनेंगे, और उनको कोई सुरक्षा कवच कुछ नहीं मिलेगा, उनको 4 साल बाद गेट आउट कह दिया जाएगा। आप सोचते हैं कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का क्या सिला दे रही है ये सरकार? मैम, जिस तरह से आप कह रही कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपनी किताब लिखी है, जब सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी तो सेना के अधिकारियों को इस योजना के आगे कर दिया था उन्होंने, कि उन्होंने इस योजना का बखान किया था अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों ने। लेकिन अब आर्मी चीफ, हमारे एक्स आर्मी चीफ वो उसकी बुराई कर रहे हैं योजना की, तो जब वो पद पर थे तब इसकी बुराई क्यों नहीं की उन्होंने खुलकर? बहुत अच्छा सवाल है। इतने लोग इस देश के पद पर हैं, कितने जजेस हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के जिनको लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है वो लोग हैं, कितने प्रबुद्ध मीडिया के साथी हैं, कितने लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक आर्मी चीफ के ऊपर तो चलिए हम ठीकरा मोड़ देंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी का पहला रूल होता है अनुशासन। जो चुनी हुई सरकार ने किया है वो उसके खिलाफ रिबेल नहीं करेंगे। ये हम में और हमारे आसपास के देशों में अंतर है, और इसी अंतर से इस देश का लोकतंत्र बचा हुआ है। लेकिन अगर एक पूर्व आर्मी चीफ अपनी किताब में इस बात का जिक्र करता है कि ऐसी स्कीम को उनके ऊपर थोपा गया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, नौसेना और वायुसेना को तो उसके बारे में पता ही नहीं था, 75% लोगों को रिटेन करना था, रिटेन से 25% को किया जा रहा है। तो बजाय इसका स्पष्टीकरण देने के, बजाय कहने की कि हाँ उनकी चिंता वाजिब है, हम इस पर काम करेंगे, हम इस योजना में बदलाव करेंगे, हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी किताब मई और जून चुनाव के पहले ना छपे, और उनकी किताब के पब्लिशर से वो 2 चैप्टर रिव्यू करने के लिए मांगे गए। किताब मैंने लिखी है, आपके खिलाफ लिखी है, आपकी नीति पर लिखी है, आप ही मुझे सर्टिफिकेट दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है सवाल पूछना तो आप लोगों का काम है। आप लोग पूछिए सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करके, पूछिए कि अग्निवीर में जो लड़के हैं उनका 4 साल बाद क्या होगा, और क्यों इस सरकार के मंत्री के लड़के इस योजना का हिस्सा नहीं है। मैम, सरकार ने साफ कर दिया था कि जब अग्निवीर से रिटायर होंगे तो उनको सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी। आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन कर लेती हूँ। सरकार ने ऐसी बहुत सारी बातें साफ करी है। परसेंटेज उन लोगों की जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट पाते हैं वो लगातार गिरती जा रही है सैन्य बलों से, 10% से कम है। उनका क्या कीजिएगा? उनका तो आप कुछ कर नहीं पा रहे, जो अच्छी खासी नौकरी करके एक अनुशासित सेना का हिस्सा बन के रिटायर हुए। 4 साल के बाद इनका क्या होगा? इनको आप नौकरी दे दीजिएगा। नौकरी कहां दीजिएगा? 11 लाख सरकारी पद खाली है उत्तर प्रदेश में। अभी बजट आया है, नंबर आंकड़े यही की मैं बता रही हूं। इन 11 लाख सरकारी पदों को भर तो आप रहे नहीं, तो कहां नौकरी दीजिएगा? 60 लाख सरकारी पद पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? पद आप भरिएगा नहीं और फिर कहिएगा नौकरी देंगे। किसको नौकरी दीजिएगा भाई? इन अग्निवीरों को तो छोड़िए, नॉर्मल लोगों को नौकरी देने की बात तो करिए। कंपनियों को देंगे, नौकरियां क्या करें? किसको देंगे? नौकरी जो है और संसाधन जो है वो मोदी जी के मित्रों को, अडानी को दिए जाएंगे, जिससे कि वो और अमीर होते जाए। आप कुछ ग्राफ और कुछ डेटा पढ़ना, आप लोग भी कृपा है मेरी, मैं कहूंगी मेरे ऊपर कृपा होगी, पढ़िए। जिस दौरान अडानी ऐसे बढ़ रहे थे,
उस दौरान देश में आय ऐसे गिर रही थी। ऐसा क्यों है? अडानी ने इतना नंबर 683 से 2 नंबर पर आ गए, दुनिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी बन गए। कितनी नौकरियां बनाई, कितनी नौकरियां बनाई उन लोगों ने जिनके 14.5 लाख करोड़ माफ हुए। लेकिन आपके आटे दही, आपके बच्चों की कलम किताब, आपकी दवाई, आपके अस्पताल पर जीएसटी लगाया, कॉर्पोरेट टैक्स खत्म करके 22% पर ले आए। आप 33% दीजिएगा, आप जीएसटी भी दीजिएगा। एक अगला सा रिक्शा चलाने वाला और इस देश का सबसे अमीर आदमी आटे दही पर एक बराबर जीएसटी देगा। तो ये अमीरों की, ये सूट बूट की, ये मित्रों की सरकार है और उन्हीं के लिए चलती है। मैडम, कल जो है उत्तराखंड की विधानसभा ने एक बिल पास किया है और वो बिल जो है उत्तराखंड में लागू होगा, जिसको कि आप यूनिक और कोर्ट कहते हैं। तो बीजेपी का एक एजेंडा जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है, इसके ऊपर कांग्रेस का क्या रुख होगा, आप क्या कहते हैं? बीजेपी के और कौन कौन से एजेंडे? बीजेपी का एजेंडा बेरोजगारी नहीं है, बीजेपी का एजेंडा महंगाई नहीं है, बीजेपी का एजेंडा आर्थिक असमानता नहीं है, बीजेपी का एजेंडा किसान नहीं है, बीजेपी का एजेंडा महिला नहीं है, श्रमिक नहीं है। बीजेपी का एजेंडा है गुब्बारे बना बना के ऊपर चलाते रहो। 10 साल सत्ता में हो गए, क्यों नहीं ले आए ये कानून? दूसरा चरण है सरकार के, उत्तराखंड में क्यों नहीं ले आए पहले? और मुझे तो एक औरत होने के नाते एक चीज बड़ी इसमें अखर रही है, और कहिए तो कह दो। अखर ये रहा है कि जिस दरोगा की गवाही को कोर्ट नहीं मानता है, वो दरोगा एक महिला के चरित्र पर सर्टिफाई करेगा। ये आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी और इस देश की आधी आबादी के साथ नाइंसाफी है। ये हम सबका अपमान है। यहाँ होता कौन है आपकी सर्टिफाई करने वाला कि मैं किस रिलेशनशिप में हूं, कहां हूं, कैसे हूं? उसकी जो एक दरोगा की गवाही कोर्ट नहीं मान रहा है, वो दरोगा हमें हमारे चरित्र पर सर्टिफिकेट देगा। गजब कानून बीजेपी बना रही है। मेरा अपना मानना है कि कोई भी कानून बनाने से पहले उत्तराखंड की सरकार एक बात का जवाब दे दे। कुछ महीनों पहले एक अंकिता भंडारी नाम की लड़की की निर्मम हत्या हुई। उसको जिस्म फरोशी में जबरदस्ती ढकेला जा रहा था। सुनने में आया था कि कुछ ऐसे भाजपा के संबंधित नेताओं के लिए ढकेला जा रहा था। उसने मना किया, उसकी हत्या हो गई। सबूत को छिपाने के लिए वो होटल ध्वस्त हो गया। करने वाला बीजेपी के लीडर का लड़का था। उस लड़के के साथ क्या हुआ, इसका जवाब दें, उसके बाद हम सारी बातों का जवाब देंगे। ये सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये सब मुद्दों से हटाने के लिए हम जातिगत गिनती की बात करते हैं, इस पर ध्यान न जाए। एक शगुफा छोड़ दो, शगुफों से थोड़ी सरकारें चलती है। प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है, अभी कोई और पहले आप मैम, जिस तरह से जयंत चौधरी के बारे में खबर आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन छोड़कर, पहले आप बाद में होंगे। क्या कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी ग्रुप काम नहीं करता? कहाँ पे है? आप दिखाई नहीं दे रहे। ये हम नीचे बैठे हैं। हाँ, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी ग्रुप को काम नहीं देता? बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपके बड़के लोग भी पूछते हैं, अच्छा हुआ आज आपने भी पूछ लिया। बिल्कुल काम करता है। बात है, आप अडानी को लेकर शायद आप बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोई ब्लॉक आपने बोल लिया, सवाल आपका आ गया, उसका जवाब दूंगी। जितनी शालीनता से मैंने आपका सवाल सुना, उतनी शालीनता से आप मेरा जवाब सुनिए। प्रत्युत्तर उसके बाद करिएगा, प्रत्युत्तर उसके बाद करिएगा। ये टीवी डिबेट नहीं है मेरे आपके बीच में। आपने सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जवाब सुनने की धैर्य। बहुत अच्छा आपका सवाल। तमाम हमारे राज्यों में अडानी ग्रुप काम कर रहा है। हमारे राज्यों में टेंडर निकलता है और टेंडर निकलने के बाद जो एलओआई आता है उसको हम काम दे देते हैं। हम तो अडानी को लेके बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, ग्रीस नहीं घूम रहे। जब हम वहां से वापस आते हैं तो अडानी को वहां के सारे कारोबार मिले जा रहे हैं। अडानी को श्रीलंका में काम मिला, अडानी को बांग्लादेश में मिला, अडानी को ग्रीस में मिला, अडानी को इजराइल में मिला। और कब मिला? जब मोदी जी वहां से अपना दौरा करके अडानी के हवाई जहाज में वापस आ जाते हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है, हम बिल्कुल भी एंटी इंडस्ट्री नहीं है। असलियत यह है कि कारोबारियों की सबसे ज्यादा बढ़त इस देश के लोगों के साथ हमारे शासनकाल में हुई। यह असलियत है। हम अगेंस्ट हैं सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का आधिपत्य हर बिजनेस पर हो जाए। आज मेरा मन है कि भैया तुम्हारे नाम सारे हवाई एयरपोर्ट कर देंगे, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिखित में दिया, नीति आयोग ने लिखित में दिया, उसके बाद भी आपने क्यों 5-5 हवाई अड्डे उनके नाम कर दिए? उन्होंने लिखित में ना दिया था। आपने क्यों रातों रात भूल बदल कर उनको इस देश के एक के बाद एक पोर्ट दे दिए? आपने क्यों
करके आपने अडानी के हवाले कर दिया? कौन से टेंडर के थ्रू ये काम हुआ? तो अनर्गल बातें सरकार करती है। हम सरकार से बस ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो अडानी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे हैं और वो आरोप हवाला के हैं, वो आरोप स्टॉक मैनिपुलेशन के हैं, वो आरोप शेल कंपनीज के हैं, उसके बारे में सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही? सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि उसको बोला गया है अडानी पावर के खिलाफ कोई भी FIR, कोई भी मामला दर्ज मत करिए। उसके 48 घंटे बाद कस्टम डिपार्टमेंट जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, आवंटित कोल घोटाला खोलने के लिए, बोला जाता है नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? सैया भाई कोतवाल तो डरता है और हम चुप रहेंगे। सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा करी है, क्या कांग्रेस को ये स्वीकार है? वो कौन है? कौन? कांग्रेस की कौन? मैं तो नहीं जानती। जो अधिकृत प्रवक्ता है, मुझे लगता है हम लोग बहुत उत्साहित हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने वक्त ये यात्रा रहेगी उसमें तमाम रोड़े पैदा करने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, असम, झारखंड, बिहार, अब उड़ीसा में यह यात्रा है, छत्तीसगढ़ अभी यात्रा दोपहर में एंटर हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अपार जन सैलाब हमसे जुड़ रहा है, जिस तरह से लोग हमसे मिलकर अपनी बात कह रहे हैं, हम बहुत उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। मेरा गृह प्रदेश है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अखिलेश जी ने चिट्ठी का तुरंत जवाब देकर कहा कि वो इस यात्रा से जुड़ेंगे। जितने ज्यादा योद्धा, जितने ज्यादा न्याय योद्धा इस यात्रा में शामिल हो, उतनी ये ज्यादा सफल होगी और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बूथ मैनेजमेंट को लाइन ऑफ एक्शन कांग्रेस पार्टी का बूथ मैनेजमेंट को लेकर लाइन ऑफ एक्शन आपको हम अपनी एक कमेटी में रख लेंगे, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट से क्या लाइन मैनेजमेंट सभी यहाँ बता देंगे तो फिर हमारे जो लोग वहाँ बैठे वो क्या काम करेंगे? मेरा काम एक अग्निवीरों पर कुछ बोलना था, वो मैंने बोला।